हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। भारत की विदेश नीति पर भारत और अमेरिका के संबंधों पर डिस्कशन चल रहा था, जिसमें एक भाग हमारा इससे पहले हो चुका था। उसी में बचा हुआ पार्ट्स को हम अब कंप्लीट करेंगे दोस्तों सेकंड भाग में। चूंकि क्लासेस लंबी हो रही थी, इस कारण से हमें इस भारत और अमेरिका संबंध पर दो भाग में इसको कंप्लीट करना पड़ा। ठीक है, तो भाग सेकंड पर हम यह डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपने अभी पहली बार इस वीडियो पर मूव करा है तो कृपया करके इसको न देखे, इससे पहले का जो पहला भाग है उसे पहले देखे, तभी ये क्लास पूरी समझ आने वाली है आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों सेशन की। शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम अभी तक जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको क्या क्या पहले भाग में हम कंप्लीट कर चुके थे। तो इसके पहले भाग में हम मतभेदों का काल मतभेदों का काल और संबंधों में ठंडेपन का काल, ये दो पॉइंट क्लियर कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और अब इस भाग में अर्थात सेकंड भाग में हम इन तीन पॉइंटों पर बात करेंगे। ठीक है, इन तीनों पॉइंट पर गहरे मतभेदों का काल, शीत युद्ध और भारत अमेरिका का संबंध, और पोखरण में परमाणु परीक्षण। ठीक है, इन तीन पॉइंटों को अभी इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, तो पहुंचते हैं डायरेक्ट अपनी उसी स्लाइड पर जहां से हमें स्टार्ट करना है। ये सब हम कल कंप्लीट कर चुके थे, आप फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके थे, जो अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था। ठीक है, इसको भी हम कंप्लीट कर चुके थे, गांधी जी को। ओके, अब हम दोस्तों बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट पर, घिराते मतभेदों का काल। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको थर्ड पॉइंट, घिराते मतभेदों का काल। यहाँ से शुरू करते हैं, यहीं से हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था। आइए, तो अब जब पहले पॉइंट में हमने देखा मतभेदों का काल रहा है लगभग 1950 से 1960 तक, मतलब 10 सालों तक जो है मतभेद बने रहे। उसके बाद में कुछ संधियां हुई, कुछ बातचीत हुई, लेकिन कोई विशेष ना तो उतार आया ना चढ़ाव आया। ठीक है, संबंधों में कोई उतार नहीं आया, कोई चढ़ाव नहीं आया, बल्कि मध्यम रूप से बने रहे वो। तो ठंडेपन का काल उसको कहती है। अब यहाँ पर ऐसे कौन से कार्य थे अमेरिका भारत के द्वारा किए गए जिनकी वजह से अब यहाँ पर मतभेद और गहराने लगे, मतभेद और ज्यादा गहराने लगे? कौन कौन से थे वो, तो जरा उनको समझ लेते दोस्तों। तो गहराते मतभेदों का काल, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। आइए स्लाइड पढ़ते हुए चलते हैं और आगे इसको व्यवहारिक रूप से समझते हुए चलते हैं। 1980 में, कब की कहानी ये? 1980 से। 1980 में भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। कब? 1980 में परिवर्तन हुआ, अर्थात कि दोनों ही देशों में सरकार बदली। 1980 के दौर में अमेरिका में भी सरकार परिवर्तित हुई और भारत में भी परिवर्तन हुआ। दोनों पक्षों द्वारा हालांकि मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात कही गई, इसके बावजूद कुछ मुद्दों पर दोनों राष्ट्रों के मध्य गहरे मतभेद उभर कर सामने आए। जिसमें पहला मुद्दा था अफगानिस्तान में सोवियत संघ का सैन्य हस्तक्षेप। एक बार पढ़ लीजिए, मैं इसको पूरा अच्छे से समझाऊंगा व्यवहारिक रूप से, फटाफट इसको खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। है ना, तो पहला मुद्दा क्या था यहाँ पर? अफगानिस्तान में सोवियत संघ का सैन्य हस्तक्षेप। अमेरिका का मानना था कि सोवियत सेनाओं की वापसी तुरंत हो, लेकिन लेकिन भारत का मानना था कि सोवियत संघ को समय के अनुसार अपनी सेना वापस बुलानी चाहिए। पहला मुद्दा यह हो गया। दूसरे मुद्दे की बात करें तो पाकिस्तान को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति। दूसरा मुद्दा यह था, भारत की तमाम आपत्ति और तर्कों के बाद भी अमेरिका ने भारी मात्रा में शस्त्रों की पाकिस्तान को आपूर्ति करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा तीसरा मुद्दा था अमेरिका द्वारा भारत के तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए संवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति, इससे संबंधित था। 1963 में एक समझौता हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, जिसने अमेरिका ने 1994 तक 1994 तक यूरेनियम देने की बात कही थी। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे थे, इन मुद्दों की वजह से दोनों के मतभेद गहराने लगे। आइए, अब ये मुद्दे क्या क्या थे? तीन मुद्दे थे, तीन मुद्दों की वजह से वापस से, मुद्दे तो बहुत सारे थे लेकिन प्रमुख मुद्दे ये तीन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें क्यों इनके संबंध गहरा है 1980 के दशक के समय में? पहला मुद्दा था अफगानिस्तान वाला। दोस्तों, अफगानिस्तान में जैसा कि अभी वर्तमान में आपने देखा कि वहां पर तालिबान ने हमला करके कब्जा कर लिया। ठीक है, लेकिन उसी दौर में आपने एक बात और सुनी होगी कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है। कहां से? अफगानिस्तान से। तो ये वापसी, ये क्या था? ये क्या था?
तो अब दोस्तों कुछ यूं था कि 1990 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 1991 के बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसी समय में अफगानिस्तान में भी कुछ इसी प्रकार का सैन्य उथल पुथल और कुछ आतंकवादी घटनाओं ने ज्यादा रूप धारण कर लिया था। और उसमें जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी अफगानिस्तान में, वो रूस को भी परेशान कर रही थी। इस कारण से रूस ने अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान में सहायता के लिए भेजा था, अफगानिस्तान की सरकार। ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान में रूस की सेना आने की वजह से सबसे पहले किसका दिमाग खटका? अमेरिका का। अमेरिका को सबसे बेकार लगा, तो अमेरिका ने कहा उसी समय कि रूस अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस हटाए, वापस बुलाए। हालांकि भारत भी चाहता था कि अफगानिस्तान से रूस सेना वापस बुला ले, लेकिन लेकिन अमेरिका चाहता था कि तुरंत तुरंत, जिस प्रकार से आपने तुरंत भेजी, तुरंत बुलवाइए वापस सेना को। लेकिन वहीं भारत का बोलना था कि नहीं, तुरंत बुलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर से आतंकवादी संगठन फिर से सक्रिय हो जाएंगे। आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए ही अपनी सेना को वापस हटाए ना। तो भारत चाहता था कि धीरे धीरे अपनी सेना को कम करते हुए अफगानिस्तान से रूस अपनी सेना वापस बुलाए, लेकिन अमेरिका चाहता था कि तुरंत हटाए। तो पहला मतभेद यहां पर हो गया दोनों में। दूसरा मतभेद की अगर बात करें तो जब जैसे ही अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑफर किया था गठबंधन में शामिल होने का, और पाकिस्तान तो एक ही पैर पे खड़ा था कि कोई तो हमें अपनाए, हम उसकी ओर झुक जाएंगे, तो अब वो फट से जाकर के अमेरिका के गठबंधन में शामिल हो गया। शामिल होते ही उसकी सबसे पहली डिमांड थी कि हमको हथियार चाहिए। अमेरिका ने हथियार उसको देना प्रारंभ कर दिया, जिसका भारत ने खूब भरकस विरोध किया। ठीक है। तीसरा मुद्दा था कि 1963 में ये भारत के साथ में अमेरिका का एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी। उस समझौते में अमेरिका ने कहा था कि 1994 तक, 1994 तक हम भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करते रहेंगे। एक यूरेनियम की मतलब जो एक परमाणु संयंत्र हमारा तारापुर में, तारापुर परमाणु संयंत्र, जिसका इस्तेमाल हम शांति वार्ताओं के, शांति कार्यों के लिए करते हैं, विकास कार्यों के लिए करते हैं। तो उसको यूरेनियम देने के लिए अमेरिका ने संधि की थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में यूरेनियम हाँ नहीं था, अमेरिका के पास में ज्यादा यूरेनियम था, भारत के पास यूरेनियम नहीं था। लेकिन भारतीय प्रतिभा को पूरा विश्व जानता है आज के दौर में। भारत ने खुद अपना यूरेनियम बनाया, ठीक है ना, जिससे हमारी ये निर्भरता, अमेरिका पर निर्भरता ही समाप्त हो। ठीक है। तो 1994 तक ये यूरेनियम देने की बात कही थी, लेकिन बाद में इसने बंद कर दिया। तो इस कारण से भी मतभेद बढ़ने लगे। तो ये कुछ मतभेदों का काल ये रहा था। ठीक है। छोटा सा था बस, घेराते मतभेद। ये तीन मुद्दे आप विशेष याद रख लें। तीनों मुद्दों के आधार पर आप बता सकते हैं कि हमारे संबंध जो है आगे चल करके इस प्रकार से, और मतभेदों की बात करें तो मतभेद और गहरे हो गए। ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों अब हम चौथे पॉइंट पर आ जाएंगे। चौथे पॉइंट पर बात करेंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध के समय में देखिए क्या लिखा हुआ है कि शीत युद्ध और भारत अमेरिका संबंध कब से कब तक के, 1990 से लेकर अब तक के, 1990 से लेकर अब तक के भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं, मतलब शीत युद्ध में क्या नजरिया था इन दोनों का, किस किसका, भारत का और अमेरिका का। जब पूरा विश्व शीत युद्ध की चपेट में आ चुका था, उस समय अमेरिका और भारत के संबंध किस प्रकार के थे, तो उसी की हम यहाँ बात करेंगे। तीन बिंदुओं के माध्यम से शीत युद्ध की परिस्थितियों को समझते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तीन बिंदु आपके सामने यह रहे कि अमेरिका का भारत सहयोगी रुख, शीत युद्ध के समय में अमेरिका ने भारत की ओर दृष्टि रखते हुए भारत को सहयोग किस प्रकार से दिया, एक वो काल, वो समय अलग देखेंगे। उसके अलावा कश्मीर के मुद्दे पर क्या प्रश्न था, कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका का क्या दृष्टिकोण था उसी समय में। इसके बाद में परमाणु अप्रसार संधि का समय, परमाणु अप्रसार संधि का समय मैंने फर्स्ट भाग में, इसके पहले भाग में कहा था कि परमाणु अप्रसार संधि पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा आगे। तो वो आगे ही समय 3 नंबर पॉइंट आ चुका है। ठीक है ना। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही पूरा इंटरेस्टिंग है। जब रिलेशन के बारे में आप जानोगे ना, तब आपकी पॉलिटी में एक नया निखार आएगा, कुछ आपके ज्ञान में और ज्यादा वृद्धि होगी। जो भी आप जानते हैं पॉलिटी के अंदर, जब तक आप भारतीय विदेश नीति को नहीं पढ़ते हैं, जब तक आप विदेश नीतियों पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक पॉलिटी का अध्ययन हमेशा आपका अधूरा रहेगा। चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे यूपीएससी कर रहे हो, कोई सी भी दुनिया की कोई सी भी स्टडी कर रहे हो, अगर राजनीति विज्ञान अगर आप बहुत परफेक्ट करना चाहते हैं, तो विदेश नीति पर चर्चा, विदेश नीति का ज्ञान होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ठीक है। हमारी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट ही विदेश नीति को लेकर के होती है। जब तक विदेश नीति उसमें का पार्ट नहीं होगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगी, तब तक संभव नहीं है कि हमारी राजनीति विज्ञान का ज्ञान कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। चलिए तो बात करेंगे शीत युद्ध, शीत युद्ध और भारत अमेरिका के संबंध के बारे में, अर्थात 1990 से अब तक। 1990 फिर से मैं बता रहा हूं, अफगानिस्तान में सैन्य उथल पुथल,
रूस का अफगानिस्तान में सेना भेजना। 1990 में ही रूस से 15 देश टूटकर अलग हुए थे। रूस का, जिसे हम सोवियत संघ का विघटन बोलते हैं, है ना। तो अब दोस्तों 1990 से 91 में सोवियत संघ के विघटन के साथ विश्व राजनीति में एक नया सा परिवर्तन आया। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो पूरा रूस था, मैं आपको पहले बता चुका हूं, 1990 से पहले पूरा रूस एक बड़ा राष्ट्र हुआ करता था, एक पूरा संलग्न राष्ट्र हुआ करता था, उसको हम बोलते थे सोवियत संघ रूस। ठीक है। लेकिन 1990 91 में वहां पर विखंडन हुआ उसका। जैसे भारत का कैसा बंटवारा हुआ था, ऐसा रूस का बंटवारा हो गया। भारत से जो है पाकिस्तान अलग हुआ था, लेकिन रूस से 15 देश अलग हुए। कितने देश अलग हुए थे? 15 देश अलग हुए थे। तो उसको ही हम बोलते हैं सोवियत संघ का विघटन। जैसा कि आप यहाँ शब्द देख रहे हैं, सोवियत संघ का विघटन। क्या दिख रहा है? सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन तो ये कब हुआ था? 1990 91 में हुआ था। तो जैसे ये सोवियत संघ का विघटन हुआ तो क्या हुआ, रूस जो एक शक्तिशाली एक महाशक्ति थी, अब वो टूटकर बिखर चुका था। अब उसका विघटन होने से उसकी शक्तियां भी टूट गई थी, कम हो गई थी, है ना। तो जैसे ही अब उस समय में दो शक्तियां महाशक्तियां थी, एक तरफ अमेरिका खड़ा होता, एक तरफ रूस खड़ा हुआ था। लेकिन रूस का विखंडन हो गया तो रूस की शक्तियां कम हो गई। अब जैसे रूस की शक्तियां कम हुई तो अमेरिका के पक्ष में पूरा विश्व आ गया। भाई पूरे विश्व की एक ही महाशक्ति बच गई थी, अब कौन? अमेरिका। ठीक है ना। तो इस समय में राज देश विश्व की जो राजनीति थी उसमें भयानक एक परिवर्तन आया। अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह गया था। वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत अमेरिका संबंधों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। और वो कौन कौन से बिंदु है? तो वो बिंदु कुछ ऐसे है, 5-6 पॉइंट के माध्यम से हम इनको समझते हैं। अमेरिका का भारत सहयोगी रुख, अमेरिका का भारत सहयोगी रुख, अमेरिका का भारत सहयोगी रुख, याद रखिएगा। अमेरिका सोवियत संघ के विघटन के बाद में अब अमेरिका की टेंशन हो गई। क्यों? क्योंकि अब अकेला महाशक्ति के रूप में रह चुका था। अब उसने जो भारत के और साथ में जो विरोधी नीति अपना के रखी हुई थी, अब उसको छोड़ करके भारत की ओर रुख करना प्रारंभ किया अमेरिका ने, कि भाई अब जैसा भारत बोलेगा हम वैसे ही करने को तैयार है। तो आइए जरा स्लाइड को पढ़ते हैं, इसके माध्यम से समझेंगे। अमेरिका सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत से अच्छे संबंध जारी करने का इच्छुक दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि अमेरिका की आंतरिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए अमेरिका, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं वापस एक शब्द बोलूंगा, रोकूंगा थोड़ा सा। भारत चूंकि जनसंख्या के मामले में चीन के बाद विश्व का दूसरा राष्ट्र है जिसके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या के कारण, सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो भाई विश्व में सबसे ज्यादा खपत भी यही होती होगी ना, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा खपत होगी प्रत्येक सामान की, प्रत्येक वस्तु की। तो जब ज्यादा खपत होगी तो विश्व के लिए सबसे बड़ी मंडी भारत ही नजर आ रहा है। सबसे बड़ी मंडी भारत ही नजर आ रहा है, वो जो कि लोकतंत्र है। ठीक है ना। तो इस कारण से अमेरिका में जो बिजनेसमैन थे या अमेरिका के जो संपत्ति वर्ग के लोग थे, उन्होंने अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाना प्रारंभ किया कि हमारे लिए इंडिया के द्वार खोलिए, भारत के द्वार खोलिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी मंडी वही है, हमारा सबसे ज्यादा माल वहीं बिकेगा। तो उनके दबाव में आकर ही और अमेरिका की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए ही भारत उनका आकर्षक केंद्र बना। और इसी कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अमेरिका पर दबाव बनाया गया और वह भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाया था। अमेरिका ये जानता था कि क्षेत्रीय जिम्मेदारी निभाने के लिए एक अन्य पक्ष ये भी था कि अगर क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाने के लिए एक ऐसा लीडर चुनना चाहिए जो उस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। कौन से क्षेत्र का? एशिया क्षेत्र का। तो उस समय में उनके पास में अमेरिका के पास में एशिया से सिर्फ एक राष्ट्र प्रमुख था जो उछल कूद बहुत करता था, और वो था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान, अब ये अमेरिका भी अच्छे से जानता था कि ये सिर्फ उछल कूद करने के काम आता है, बाकी ये जब क्षेत्रीय जिम्मेदारी अर्थात लीडरशिप का जब प्रश्न इसके सर पर ला देंगे तो ये कभी भी इसका निर्वहन ठीक से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई राष्ट्र इसके साथ चलने को ही तैयार नहीं होगा, है ना। तो उस अमेरिका को बहुत अच्छे से पता था कि अगर इस पूरे एशिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करवाना है, लीडरशिप देनी है, अगर पूरे क्षेत्र का कंट्रोल किसी को देना है, तो भारत से बेहतर पूरे एशिया में कोई राष्ट्र नहीं हो सकता, कोई देश नहीं हो सकता। तो ये विशेष कारण था। उसको अच्छे से पता था कि पाकिस्तान से ज्यादा भरोसेमंद अगर कोई मित्र बन सकता है तो वो भारत ही।
ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका कि भारत सहयोगी रुख अमेरिका का, कब? शीत युद्ध काल में। दूसरे की बात करें तो कश्मीर प्रश्न और भारत अमेरिका विवाद। तो इसमें देखिए कश्मीर को लेकर अमेरिका का रुख अधिकतर पाकिस्तान के समर्थन में ही रहा था शुरू से, जब से पाकिस्तान भारत पाकिस्तान युद्ध चला तब से ही अमेरिका का रुख पाकिस्तान की ओर ही था। अमेरिकी विदेश सचिव ने 1993 में एक बयान दिया था जिसमें कश्मीर समस्या पर अमेरिकी सहयोग की बात कही और इसे भारत ने अपनी आपत्ति प्रकट की थी। मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने कश्मीर के विवाद पर हमेशा पाकिस्तान का ही सपोर्ट किया है। 1993 में 1993 में भी एक बयान आया अमेरिका सरकार की ओर से और उसमें कहा कि कश्मीर और भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर के जो विवाद है उसमें हमें आमंत्रित कीजिए, उसमें जो है उसका समाधान निकालने के लिए कि हम अपना सहयोग देंगे उसका समाधान निकालने के लिए। लेकिन भारत ने स्पष्ट ये बोलकर मना कर दिया था कि भाई ये हमारा आंतरिक मामला है, द्विपक्षीय संधि के माध्यम से अर्थात एक तरफ पाकिस्तान और हम दोनों बैठ करके इस मसले का हल निकाल लेंगे, आपको या विश्व के किसी भी अन्य राष्ट्र को आने की इस बीच में आवश्यकता नहीं है। और इसी पक्ष का अमेरिका ने विरोध किया। इसी बात को लेकर के फिर से वह मतभेद गहरे होने लगे, संबंध खराब होने लगे। तो राफेल ने जो शिमला समझौते के औचित्य को गलत ठहराया था। शिमला समझौता कब हुआ था? लास्ट में आपने लेक्चर में पढ़ा हुआ भी था कि शिमला समझौता भारत पाकिस्तान वाले मुद्दे में पढ़ा था आपने। शिमला समझौता, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद में शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौते में हालांकि भारत के पक्ष में ही था पूरा समझौता, लेकिन भारत ने अप्राकृतिक कहें कि अनावश्यक कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी थी जो पाकिस्तान को मनवाना पड़े, क्योंकि उस समय में पाकिस्तान के 1 लाख सैनिक भारत के पास बंदी थे उस युद्ध के। ठीक है ना। पाकिस्तान की भूमि पर भारत का अधिकार था, काफी सारी भूमि पर भारत का अधिकार था। 1 लाख से ज्यादा बंदी भारत के पास थे पाकिस्तान के, लेकिन फिर भी भारत ने पाकिस्तान के साथ में शांतिपूर्वक एक समझौता किया था जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के राफेल ने अर्थात विदेश मंत्री थे, उन्होंने उठा करके ये मुद्दा रख दिया कि ये औचित्यपूर्ण नहीं था, भारत द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, भारत अमेरिका के संबंध इस प्रकार से खराब होते चले गए। तीसरा पॉइंट है परमाणु अप्रसार संधि। दोस्तों इसको आप इस प्रकार से समझिए, देखिए उस समय में 2 प्रकार की एक विशेष संधि हुई थी पूरे विश्व के देशों को मिलाकर के। पूरे विश्व के देशों को मिलाकर के एक विशेष प्रकार की संधि हुई थी और वो संधि कौन कौन सी थी दोस्तों? एक थी परमाणु अप्रसार संधि और दूसरा था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या था? परमाणु अप्रसार मतलब जो परमाणु बम थे उनका प्रसार नहीं होगा, कोई नहीं बना। ठीक है, किसी के पास परमाणु अप्रसार संधि के अंतर्गत परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए या कोई नहीं बनाएगा, अप्रसार नहीं होगा। इसका मतलब अब जिसने जितने बना लिए हैं वो ठीक है, अब आगे और कोई नहीं बनाएगा। ये संधि थी, इस पर जिसने हस्ताक्षर किए जो जिस कंडीशन में था वो वहीं रुक जाएगा। जैसे कुछ विकसित राष्ट्र जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए थे उनके पास तो परमाणु हथियार रहेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया अभी तक वो भविष्य में कभी नहीं बना पाएंगे और ना किसी से खरीद पाएंगे। ये थी परमाणु अप्रसार संधि। अब ये सही है या गलत है ये आप खुद निर्णय करना है ना। सेकंड एक संधि और हुई जिसका नाम है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। आज से जैसे ही कोई संधि पर हस्ताक्षर करता है उसके बाद से कोई भी राष्ट्र परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। 2 संधियां हुई, दोनों संधि को भारत ने मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा कि साहब ये भेदभावपूर्ण है। जब आपने पहले बोला कि अप्रसार संधि मतलब परमाणु हथियारों का प्रसार नहीं होगा, तो आप एक काम कीजिए, या तो सभी को बना लेने दीजिए, उसके बाद में उसका प्रसार बंद कर देंगे, या फिर जिनके पास है उनको भी कहिए कि वो भी डस्टबिन में डाल दे, मतलब उनको खत्म कर दे, समाप्त कर दे। पूरे विश्व में किसी के पास परमाणु हथियार होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समानता की नीति होगी, लेकिन इस प्रकार तो ये भेदभाव की नीति कहला रही है। ठीक है ना। तो भारत ने इस प्रकार से इन दोनों संधियों को मानने से स्पष्ट मना कर दिया था। इस कारण भी इन दोनों के बीच में भेदभाव जो है और बढ़ने लगे, इसके समय विवाद बढ़ने लगे। बाकी स्लाइड को पढ़ लेंगे तो आपको एक डाटा मिल जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट है भारत में पोखरण परीक्षण, पोखरण में परमाणु परीक्षण। तो दोस्तों ये कुछ पिक्चरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने इन दोनों के सहयोग से ही यहाँ पर दोस्तों एक परमाणु परीक्षण किया गया था। एक नहीं, माफ करना 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उस वक्त अमेरिका ने स्पष्ट पूरे विश्व को बोल रखा था कि कोई भी परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं करेगा। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के तहत, परमाणु अप्रसार संधि के तहत, दोनों संधियों के तहत कोई भी इसका नहीं करेगा, परीक्षण नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कहानी और आती है। भारत ने परमाणु हथियार बना तो लिया था,
अब परीक्षण करने की समस्या थी, क्योंकि जैसे भारत परीक्षण करता तो पूरे विश्व में ये बात फैलती और अमेरिका जो है फिर से भारत के ऊपर प्रतिबंध। मतलब ये कि भारत पर कड़ी नजरें थी अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका को पता चल चुका था कि भारत परमाणु परीक्षण करने वाला है, गुप्त सूत्रों से पता लगा लिया है ना। अब इसके पीछे की एक मजेदार कहानी ये है कि इसी समय में पाकिस्तान भी अपना परमाणु हथियार बना चुका था, लेकिन समस्या ये आ रही थी कि वो उसका परीक्षण नहीं कर पा रहा। परीक्षण नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि अमेरिका जैसे देशों ने, महाशक्तियों ने प्रतिबंध लगा रखा था। तो अब पाकिस्तान के पास में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अमेरिका के विरोध में जाकर के और परमाणु का परीक्षण कर ले, हथियार का परीक्षण कर ले, क्योंकि अगर वो परीक्षण करता तो फिर जो है उस पर अगर प्रतिबंध लग जाते तो वो भूखे ही मर जाता। परिस्थितियां भी कुछ उसी प्रकार की थी उस समय भी। ठीक है, तो अब अमेरिका पाकिस्तान को भी पता चल चुका था कि भारत ने भी बना लिया है परमाणु हथियार और अब वो परीक्षण करने वाला थे। तो पाकिस्तान ने एक योजना बनाई और उसने योजना ये बनाई कि जैसे ही भारत परीक्षण करेगा तो पूरे विश्व में हाहाकार मचेगा कि भारत ने प्रतिबंध लगाने के बाद भी भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, तो उसी के जस्ट पीछे हम भी कर देंगे। इससे फायदा ये हो जाएगा कि जिसकी नजर रहेगी सबकी भारत पर रहेगी, और हमसे अगर कोई पूछेगा कि साहब तुमने क्यों किया, तो हम तो स्पष्ट बोल देंगे भाई जब भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। भारत जैसे बड़े राष्ट्र को, शक्तिशाली राष्ट्र को आप कुछ बोलोगे नहीं, हम जैसे कमजोर राष्ट्र को आप घसीटोगे। तो ये शब्द बोल करके और हम वहां से बच सकते हैं। इसी कारण से जैसे भारत ने परमाणु परीक्षण किए, 5 परमाणु परीक्षण किए थे 11 और 13 मई को। 11 और 13 मई को जैसे परमाणु परीक्षण किए, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने परीक्षण कर लिया। ठीक है, आइए कुछ कहानी इस प्रकार की थी दोस्तों कि 11 मई को 3 परमाणु परीक्षण किए और 13 मई को 2 परमाणु परीक्षण 1998 अटल बिहारी वाजपेयी और कलाम साहब के नेतृत्व में जो है पोखरण में 5 सफल परमाणु परीक्षण किए गए थे। इससे अमेरिकी प्रशासन की नाराजगी और बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देने लगी। पोखरण का तो पता है ना आपको, राजस्थान का एक क्षेत्र है, राजस्थान में रेगिस्तान क्षेत्र है जिसको पोखरण पोखरण कहते हैं, पोखरण क्षेत्र ही है, वहां पर ही परमाणु परीक्षण किया गया था। एक्चुअली परमाणु विभाग भी वहीं पर बनाया गया है ना। तो अमेरिका ने भारत की इस कार्यवाही पर की कड़ी निंदा करते हुए उस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? क्लिंटन, बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कई कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने कई बड़े कदम उठाए। दोनों देशों के मध्य 1980 के दशक से चली आ रही जितने भी संबंध हुए थे वो सब समाप्त होने लगे और सबको धक्का लगने लगा। ठीक है, कौन कौन से प्रतिबंध लगाए थे दोस्तों? प्रतिबंध जरा देख लीजिए। विदेशी सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी राष्ट्र इनको विदेशी सहायता के रूप में, मतलब कि कोई भी राष्ट्र इनको जो है कोई सहायता नहीं देगा। इसके अलावा रक्षा सामान पर, रक्षा सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। विदेशी सैन्य और वित्तीय मदद पर प्रतिबंध लगा दिया। 200 से ज्यादा भारतीय संस्थान या कंपनियां अमेरिका में काम नहीं करेगी, उनको काली सूची में डाल देंगे। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर दिए जाने वाले कर्ज, मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कर्ज देते हैं जैसे यूएनओ है ना, या विश्व बैंक वगैरह जो भी भारत को कर्ज देगी उस पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई सहायता नहीं करेगा भारत की। इस प्रकार अमेरिका भारत संबंधों में तीव्र मतभेद दिखाई दिए, क्योंकि भारत द्वारा परमाणु विस्फोट से अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व की एक ध्रुवीयता जो थी वो समाप्त होने लगी। उसको धक्का लगा था कि अब एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है और अमेरिका की ही नाक के नीचे उसको पता भी नहीं चला और कब परमाणु परीक्षण कर लिया। मतलब भारत अमेरिका से भी नहीं डरता है। ये संदेश जब पूरे विश्व में पहुंचेगा तो भारत की, अमेरिका की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, धक्का लगेगा। इस कारण से अमेरिका ने भारत पर कठोर प्रतिबंध लगाए। आपके दिमाग में एक सवाल बार बार उठ रहा होगा कि सर ये अमेरिका कठोर प्रतिबंध कैसे, प्रतिबंध अमेरिका ही क्यों लगाता, बाकी क्यों नहीं लगाता? तो दोस्तों ऐसा होता है, समझिए। मान लेते हैं कि आपके फ्रेंड, आपके पूरे कॉलेज में, आपके पूरे फ्रेंड आपके कॉलेज में मान लेते हैं कि एक समूह आपका है, एक समूह किसी और का, मतलब 2-3 समूह है अपने फ्रेंड सर्कल, फ्रेंडों के। ठीक है, हो सकता है आपके पास में, जैसे कुल मिलाकर के आपके कॉलेज में, हम ऐसे समझते हैं कुल मिलाकर आपके कॉलेज में 100 स्टूडेंट है, आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है। ठीक है, आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है। उन 100 स्टूडेंट में से आपके पास में लगभग 50 स्टूडेंट सिर्फ आपके पास में है। ठीक है, 50 स्टूडेंट आपके साथ है, मतलब आपका एक समूह है, एक अलग ही समूह है जिसमें आप लीडर है और आप लीडर है उन 50 स्टूडेंटों के। अब बचे कितने? 50 स्टूडेंट बचे हैं। उन 50 स्टूडेंटों में से 10 किसी अन्य के पास में है, 20 किसी अन्य के पास में है और 5 किसी अन्य के पास में है, 15 किसी अन्य के पास में। इस प्रकार सबके पास कितना हो गया टोटल कुल मिलाकर? 100 स्टूडेंट हो गए।
अब इसमें बताइए मुझे इन पूरे में सभी लीडर, जितने भी लीडर, ये हमने जो 4 लीडर बनाए हैं, चारों लीडर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा भाई? जिसके पास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट होंगे, सबसे ज्यादा मित्र होंगे। तो किसके पास में? आपके पास में है ना, 50 स्टूडेंट थे। तो अब आप बोलेंगे कि अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई कार्य किया तो आप अपने सभी मित्रों को, अपने सभी फ्रेंडों को, जो 50 फ्रेंड है सभी को बोल दोगे कि भाई इस फलाने की कोई भी मदद आप लोग नहीं करोगे। और चूंकि वो आपके फ्रेंड है तो वो स्पष्ट उसको मना कर देंगे, साफ ठीक नहीं करेंगे, है ना। तो यही चीज अमेरिका यहाँ पर कर रहा था, इसी कारण से उसने अपना गठबंधन बनाया था स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में गठबंधन बनाया और उसमें अधिकतम राष्ट्रों को शामिल किया। और अब जब प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो वो उन्हीं मित्र राष्ट्रों को बोल देता है कि भाई इसके किसी प्रकार से कोई सेवा, कोई सहायता नहीं करेगा। और वही भारत के लिए इसने की। लेकिन भारत पहले से ही आत्मनिर्भरता के डगर पर चल चुका था, आत्मनिर्भर बनने लगा था। भारत को ये अच्छे से पता था कि अमेरिका के कान खड़े होंगे, अमेरिका विरोध करेगा, अमेरिका जो है हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन उन प्रतिबंधों से कैसे निपटना है इसकी चाबी भी हम भारत के पास में पहले से मौजूद थी। और उसके तहत ही भारत ने अपनी विदेश नीति का शांतिपूर्वक संचालन करते हुए आगे बढ़ते गए, बढ़ाते रहे। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा भारत और अमेरिका के कुल मिलाकर के विवाद काल का जो समय रहा होगा उस पर हमने डिस्कस कर लिया है इन 2 भागों के माध्यम से। और अब हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों में सुधार पर, और वो बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 में, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों कि विभिन्न नेताओं की किस प्रकार से, भारतीय नेताओं की अमेरिका में यात्रा पर जाते हैं वो, और कैसे संबंधों में सुधार आना प्रारंभ होता है, किस प्रकार से अमेरिका के नेता भारत आते हैं, जब इनकी यात्राएं कंटिन्यू होती है अमेरिका से भारत, भारत से अमेरिका। इस प्रकार जब ये यात्राएं कंटिन्यू होती है नेताओं की, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रियों की, तो वैसे ही इन संबंधों में सुधार आना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। नोट्स जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रज्ञान जीके, प्रज्ञान हिंदी का चैनल का लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको अभी ज्वाइन करना है प्रज्ञान हिंदी को, दोस्तों आपको डिस्प्ले पर आपको लोगो दिख रहा है लोगो आपको डिस्प्ले पर प्रज्ञान हिंदी लिखा हुआ है, उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन आना प्रारंभ हो जाएगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस थोड़ा सा शेयर करते रहें, थोड़ा हमें सपोर्ट करते रहें। किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से हम आपसे सपोर्ट नहीं मांगते हैं, सपोर्ट आपसे मांगा जाता है सिर्फ और सिर्फ सेशन को शेयर करने के लिए मात्र कहा जाता है। कोई सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते हैं। वीडियो आपको पसंद आता तो ही आप लाइक करेंगे, तो लाइक करने के भी हम आपको नहीं कहेंगे, सिर्फ आप इसको शेयर करते रहे। शेयर करेंगे अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा तब, है ना। बाकी आप समझदार है, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।